नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 4 का दंगल यानी 4 राज्यों का महाचुनावी नतीजा, जिसकी कवरेज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और चारों राज्यों के ये जो मतगणना है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि ये चारों राज्य बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना। अब यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी या किसके सिर ताज सजेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह साफ है कि कांटे की टक्कर चारों राज्यों में देखने को मिल रही है। जहां पर तेलंगाना में लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, दूसरी ओर बाकी तीनों राज्यों में बीजेपी जो है वो लगातार रुझानों में आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर भी दिख रही है। रुझानों में एक बार फिर से बीजेपी 45 सीटों से आगे हो गई है, जबकि कांग्रेस 43 सीटों पर आगे है। तो ये जो रुझान है ये लगातार आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग राज्यों के, चारों राज्यों के चुनावी रुझान। जो मतगणना आज हो रही है उसके मद्देनजर ये जो रुझान है उसके आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और ये बदलते रुझान ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांकेर सीट से बीजेपी 83 मतों से आगे चल रही है और अन्य जो सीटें हैं या फिर भानुप्रतापपुर की बात करें, वहां पर सावित्री मंडावी 2227 मत से आगे चल रही है। अंतागढ़ में बीजेपी के विक्रम हुसैन डी 427 वोटों से आगे चल रहे हैं। और भी अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो दिग्गज जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं, मोहर मरकाम पीछे चल रहे हैं, मंत्री कवासी लखमा वो भी पीछे चल रहे हैं, मंत्री मोहम्मद अकबर भी पीछे हैं, मंत्री अमरजीत भगत की बात करें या मंत्री रुद्रगुरु, अनिला भेड़िया, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। और बिलासपुर संभाग की छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पहले राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद बिल्हा से धर्मलाल कौशिक बीजेपी से 1271 वोटों से आगे मिले। बिलासपुर से बीजेपी उमर अग्रवाल करीब 3100 से आगे। तखतपुर से धर्मजीत सिंह बीजेपी से 682 से आगे है। बेलतरा से विजय केसरवानी कांग्रेस से हैंगे और 552 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से लगातार जो वोटिंग है वो बढ़ती जा रही है, रुझान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़े बार बार बदल रहे हैं और ये बदलते आंकड़े बता रहे हैं कि चारों राज्यों में सभी दिग्गजों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो आपको बता दें कि 230 सीटें हैं इस समय मध्य प्रदेश में। विधानसभा की बहुमत का आंकड़ा 116 है, जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 156 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से लगातार आगे चल रही है बीजेपी। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको बता दें 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर प्रत्याशी के निधन की वजह से वहां पर चुनाव नहीं हो सका, जिसकी वजह से 199 जो सीटें हैं उन पर रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। और बहुमत की बात करें तो राजस्थान में 100 का आंकड़ा है बहुमत का और 104 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों सीटों पर दोनों ही राज्यों में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की राजस्थान में बात करें, क्योंकि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है और जब चुनाव हो रहे हैं उनके लिए सत्ता बचाना बेहद अहम है, क्योंकि राजस्थान एक काफी अहम कांग्रेस के लिए राज्य है। लेकिन इस पर भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। रुझानों में 72 सीटों पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है। आगे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार इस समय है, सीटें 90 है, बहुमत का आंकड़ा 46 है और 49 सीटों पर बीजेपी भी यहां भी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 39 सीटों पर कांग्रेस लगातार रुझानों में आगे देखने को मिल रही है। अब बात अगर तेलंगाना की करें, 119 सीटों वाले राज्य तेलंगाना में बहुमत का आंकड़ा 60 है, जिसको कांग्रेस पार करती नजर आ रही है। 69 सीटों पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, रुझानों में आगे है, जबकि बीआरएस की बात करें तो 40 सीटों पर बीआरएस रुझानों में आगे है। अगर बीजेपी की बात करें तो दक्षिण में बीजेपी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। दक्षिण की अगर बात करें, बीजेपी मात्र 6 सीटों पर तेलंगाना में आगे है। ये 4 राज्यों के चारों चुनावी जो रुझान है, जो नतीजे हैं, वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार रुझान के आंकड़े बदलते जा रहे हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम जो दिग्गज हैं वो अब कभी आगे हैं तो कभी पीछे हैं। सभी के मन में इस समय एक ही बात है कि आखिर उलटफेर अब कहां होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी सीटें हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रुझान के आंकड़े बता रहे हैं, ये जो सीटें हैं ये काफी अहम बीजेपी के लिए, लेकिन उस पर
शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, और उसके बाद उनका जब बयान आया तो उन्होंने साफ कहा कि बहुमत मिल भी रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में खुद शिवराज सिंह चौहान भी लगभग आगे नजर आए। अभी की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बंपर बढ़त बनाई है। बीजेपी ने अब तक 156 सीटों पर बढ़त बनाई है और कांग्रेस ने 71 सीटों पर बढ़त बनाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 43 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। होशंगाबाद में बीजेपी आगे है। कटनी के बहोरीबंद सीट से बीजेपी के प्रणय पांडे लगातार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के सौरभ सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। उधर बुरहानपुर की बात करें तो यहां पर नेपानगर से बीजेपी के मंजूर राजेंद्र दादू आगे चल रहे हैं। शाजापुर की काला पीपल सीट से बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है। इससे पहले आपको बता दें कि हालांकि अभी नतीजे सामने आए नहीं हैं, लेकिन ये जो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, उसी की वजह से भोपाल में बीजेपी कार्यालय में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने पर नेता एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं और मिठाइयां भी बांट रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान का अगर जिक्र करें तो राजस्थान में काफी ज्यादा जो संकट है वो दोनों पार्टियों पर मंडरा रहा है। इसी वजह से नतीजों से ठीक पहले वसुंधरा कैंप की मीटिंग भी हुई है। बेनीवाल ने भी बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क साधा है, यानी कि जोड़तोड़ की राजनीति की कोशिश भी यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके से संपर्क साधा जा रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते नजर आए। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी इसी तरीके से जोड़तोड़ की राजनीति की कोशिश पूरे तरीके से हो रही है। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। चुनावी एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच फाइट हालांकि देखी गई, इसका असर दिन से जमीन पर भी दिख रहा है। निर्दलीय बागी और छोटे दलों को साधने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान में, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे कैंप की अहम बैठक हुई। लगभग सुबह 3 बजे तक ये बैठक चली है। अब बीजेपी उम्मीदवार और वसुंधरा के करीबी जो हैं वो लगातार उनकी आवाज पर मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे बागियों को साधा जाए और खासकर निर्दलियों को साधा जाए। और इसी को लेकर आपको बता दें राजस्थान में बीजेपी ने आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया है। ये बात इसलिए है कि अगर आंकड़ा बहुमत का नहीं मिलता है तो जोड़तोड़ करके राजनीति में एक बार फिर से आए, सत्ता में एक बार फिर से आए। और राजस्थान का तो रिवाज ही रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हर 5 साल में सत्ता बदलती है। और इस बार लेकिन क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये बात काफी अहम देखने वाली है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। राजस्थान में चुनावी मतगणना होनी है। राजस्थान में कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी सरकार बनाएगी, इसका फैसला आज होने जा रहा है। लेकिन आज का यह फैसला काफी अहम, क्योंकि यही फैसला बताएगा कि अगले 5 साल कौन इस राज्य पर राज करने जा रहा है। इस बीच जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के रुझानों की बात करें तो भूपेश बघेल के 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को लगातार चलिए तो अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल हांडा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका कमल जी एनबी न्यूज पर।
माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। कमल जी, जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और ये रुझान बता रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले 5 साल में जो तस्वीर है वो साफ होगी। अभी धीरे धीरे हालांकि तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं और कांग्रेस है वो 3 अहम राज्यों में पिछड़ती नजर आ रही है, क्या देख रहे हैं? मुस्कान जी, आपको नमस्कार जी। 1 मिनट। जी कमल जी। मुस्कान जी, आपको नमस्कार। प्रवक्ता बहन को नमस्कार, जनता को भी सादर नमन। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। ऑल राइट, थैंक यू। अर्जुन भीम युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, अर्जुन भीम युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी वाले पासे अब भी हैं कुछ लोगों के पास में। तो ऐसा है मैम कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो इब्तिदा है काउंटिंग की, आगे आगे देखते हैं। 20 राउंड और पड़े हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने लाइनें कही कि शकुनी वाले पासे अभी भी हैं कुछ लोगों के पास में, वो और कौन हो सकता है? ऑब्वियसली प्रत्यक्ष है कि वो भाजपा के सिवा कोई और कोई हो नहीं सकता जो धोखाधड़ी में 1 नंबर है, जिसने मध्य प्रदेश में, आप रुझानों की बात कर रहे हैं वो तो अभी बाकी राउंड पड़े, लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वीडियो बहुत वायरल हुई है जो मध्य प्रदेश में इन्होंने बैलेट पेपर्स के पैकेट्स खोले हैं इन्होंने, जिसकी वीडियो वायरल की हमारे कांग्रेस के सजग कार्यकर्ता ने, उसकी वीडियो बनाई और वायरल की उन्होंने। ये होगी मध्य प्रदेश की बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी छत्तीसगढ़ के बारे में। कोई सोनी नाम का व्यक्ति दुबई में रहता है, ईडी के किसी बंदे से उसकी सांठगांठ हुई, उसका दोस्त कोई था असीम दास, वो उसके पास गया तो उसने कहा मैंने कुछ काम करना है, मित्र है तो उसने सोचा मित्र की मदद करूं मैं, लेकिन उसने उस मित्र को मिस यूज किया उसने। असीम दास उसका नाम बता देती हूँ मैं। उसको बोला कि तेरा फलाने होटल में तेरा रूम बुक करा दिया तो वहां चला जा। वहां जाता है, एक आदमी मोटरसाइकिल पे आता है, उसके हाथ में 508 करोड़ का बैग होता है, साथ के साथ ही ईडी को खबर मिल जाती है। बड़ी हैरानी की बात है ना, कौन आ रहा है कब आ रहा है, एकदम से जाकर उसको पकड़ लिया जाता है और उसे जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं कि आप कहो कि ये भूपेश बघेल जी ने मंगाए थे चुनावों में लड़ने के लिए। इतना बड़ा धोखा करें, ये सत्ता के लिए इतनी घटिया सरकार है, मैं कहती हूँ जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि ऐसी सत्ता भगवान, मैं कहती हूँ देश बचाए, हमारा देश बचाए और ये जाए, भाजपा जाए और देश बचाए। इन्होंने इतना धोखाधड़ी, इतना नीचता पे, इतनी गिरावट पे कोई आज तक, जिसे कहते कोई पार्टी नहीं आई, कोई दल आज तक नहीं आया आपको हमारे पूरे भारत में जितनी नीचता इस सत्ता ने दिखाई है। इतनी लालच है इनको सत्ता का कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये लाशों पर भी कमल खिला सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। कमल हांडा जी, आपकी सारी बात का जवाब लूंगी मैं बीजेपी से, लेकिन देखिए रुझान जिस तरीके से बता रहे हैं तेलंगाना बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के पक्ष में आता नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 3 राज्य नहीं है। दक्षिण में कांग्रेस की पकड़ है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मैं तो कह रही हूँ राजस्थान भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से बहुमत का जो आंकड़ा है वो रुझानों में बीजेपी पार करती नजर आ रही है। ईमानदारी से बता दीजिए क्या लग रहा है, क्या है इस बार मन में? देखिए मैडम, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बात ही अभी शुरुआती रुझान है ये। अभी 20 राउंड और पड़े हैं, ठीक है, और पोस्टल बैलेट में इन्होंने, मुझे लगता है कि सभी में इन्होंने घपलेबाजी कर ली होगी, जो कि इन्होंने मध्य प्रदेश में तो वीडियो वायरल हो गई, लेकिन बाकी जगहों की शायद नहीं हुई। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने भूपेश बघेल जी को भ्रष्टाचारी बता दिया, ठीक है, ताकि ये सत्ता में आ सके। मतलब ऐसी घटिया जिसे कहते हैं, ऐसे पासे फेंकते हैं, मैं कहती शायद शकुनी ने भी नहीं फेंके होंगे जो पासे ये फेंकते हैं सत्ता में रहने के लिए। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, एक अगर राज्य का जिक्र करें, मध्य प्रदेश में पिछले बार के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पूरे तरीके से जनादेश दिया गया था, मैंडेट दिया गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस तब भी चोरी की मुस्कान जी इन्होंने जोड़ तोड़ करके। एक तो मैं उनके ऊपर भी बहुत शर्म आती है कि वो इंसान है या वस्तु है जो बिक जाते हैं, या ये डराते धमकाते हैं। ईडी सीबीआई का जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट तो खत्म नहीं हुआ ना, केंद्र से शुरू हुआ था और वो जो है उसकी एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंडेड डैमेज हो रही है कंट्री को, और एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। आप देखिए ना, राजस्थान में 2 मीना थे जो ईडी के बंदे बन के आए थे छापा मारने के लिए, वहां पर इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाइए तमिलनाडु पर। तमिलनाडु पर भी एक कोई तिवारी जी हैं, उनको पकड़ लिया और वहां पर आप हैरान होंगी जानकर, मैं आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वहां पर इन्होंने अपने आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भेज दिए। अरे भाई, चुनाव है, कोई बॉर्डर पर लड़ाई तो नहीं हो रही, इतना आप घबराए हुए, इतना बुखलाए हुए कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई हद नहीं है आपकी नीचता की, कोई हद नहीं है आपकी नीचे गिरने की। रसातल से भी कोई गहरा रसातल होगा, ये उसमें चली गई है बीजेपी। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका हमारे साथ। जिस तरीके से बीजेपी 3 राज्यों में बढ़त बनाए हुए है, रुझान हालांकि है, नतीजे अभी साफ हो नहीं पाए हैं, धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी और उसके बाद किस पार्टी के साथ कौन सा राज्य गया है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कमल हांडा जी साफ कह रही हैं कि बीजेपी के हाथ इस बार कुछ नहीं आने वाला है। तेलंगाना में तो है ही कांग्रेस, बाकी 3 राज्य भी कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं इस बार, ये उनका कहना है। क्या कह रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? इस शब्द के वाक्य के अलावा भी बहुत कुछ बोला है और इसके लिए एक ही वाक्य मैं प्रयोग करूंगा, खसियानी दिल्ली खंबा नोचे। और इस सारे के लिए आप चुप रहेंगे क्या? हाँ ठीक है कमल जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार बात उनकी पूरी होने दीजिए, बीच बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। कांग्रेस के ऊपर सीधा असर आता है। हाँ। और अभी 508 करोड़ का मैं आ रही हूँ कमल जी आ रही हूँ आपके पास, बीच में प्लीज मत कीजिए। जब बोलने थक ले तो मुझे बता देना। बताइए। बोलो, मैं बीच से बोलूंगी, जवाब देती जाऊंगी साथ साथ में। ठीक है कमल जी, अब आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको समय भी दूंगी, लेकिन एक बार उनका स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करिएगा। सत्यव्रत जी ना करेंगे। मैं आ रही हूँ कमल जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिएगा। जिस महिला ने हमारे ऐतिहासिक राष्ट्र पुरुषों को इतिहास में दफनाने की बात की है, उसके लिए इससे बढ़िया शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। इसने कहा कि शकुनी के पास से तो जिंदा है और युधिष्ठिर और भीम अर्जुन सब इतिहास में समा गए। आपकी नॉलेज के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक इतिहास का जिसने देश की मिट्टी के लिए काम किया है, वो इतिहास में समाता नहीं है, इतिहास में अमर रहता है। और आप जैसे जो खिसियानी बिल्लियां हैं वो नोचती रहेंगी, वो भी रहेंगी, लेकिन इसलिए इनको ये इसको बंद करो माइक को इनका, नहीं तो मुझे कह दो, आप तो मुझे बोलना पड़ेगा। कमल जी एक बार बात पूरी होने दीजिए, आपको समय दिया गया है। कमल जी आपको समय दिया गया, आपकी बात सुनी गई है, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। और शास्त्री जी आप भी अनुभवी प्रवक्ता हैं, आपको पता है डिबेट कैसे होती है, आप अपनी बात रखिए ना प्लीज। डिबेट करने का मेरा कोई आदत नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए शास्त्री जी, सुन रहे हैं वो। मुझे मत कहिए कमल जी, माहौल ज्यादा गर्म मत करिए, आज तो नतीजे आ रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए। उनको कहिए तमीज से बात करें, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इनकी हिम्मत कैसे होती है मुझे बदतमीज कहने की? एक बार पहले भी इन्होंने कहा ना, तो मैंने इनको चुप करा दिया था अच्छे से। इनको जब तक जवाब ना दिया जाए ना मुंह तोड़, तब तक शांत नहीं होते। ठीक है कमल जी, ठीक है। शास्त्री जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है शास्त्री जी। यदि आप दोबारा बोलेंगे तो फिर मैं आपकी डिबेट के बारे में सोचूंगा। देखिए मुस्कान जी, राजनीतिक जो चर्चाएं होती हैं उनके अंदर राजनीतिक नेता और नीति और जनता की सोच, इस 3 प्रकार की बातों पर चर्चा की जाती है। और आज तीनों चीजों ने यह तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नीति है और जनता उनके साथ है। यदि 3 हिंदी राज्यों की बात करें हम, वहां कांग्रेस की 2 जगह सरकारें थी और बड़े बहुमत से आप रुझान इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस मध्य प्रदेश के लिए ये लालायित थे, उस मध्य प्रदेश के अंदर 160 सीटों से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ सरकार बनी। और ये सब किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी राज्य शासन के लिए केवल और केवल जन सेवा के लिए करती है। लूट खसूट, हेरा फेरी और अपनों को केवल और केवल देने की बात आए तो ऐसे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने जिस प्रकार से हिंदू बहुसंख्यक समाज के साथ जिस प्रकार की हरकतें की,
जिस प्रकार से लूट खसोट का छत्तीसगढ़ की सरकार ने तिजोरियां भरने का काम दिल्ली की अपने आख्याओं के लिए किया, उसका जनता को सीधा मैसेज था। आज कोई चीज ऐसी बचती नहीं है जो लोगों की नजर से छूट सके, और इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और 2024 में पुनः देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देश देख रहा है। उनके चेहरे के साथ लड़ गए इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं को, मैं अपने राज्य और क्षेत्रीय नेताओं को और जनता को इस काम के लिए बधाई देता हूं। मैंने भी 1.5 महीना मुस्कान जी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में लगाया है, और जिस प्रकार के अत्याचारों को हमने वहां घटनाएं सुनी, जिस प्रकार की इंतजामी इनके द्वारा की गई, जिस प्रकार से लूट खसोट का नंगा नाच राजस्थान के अंदर, नंगा नाच तो मध्य प्रदेश में भी हुआ ना शास्त्री जी। कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, उन तस्वीरों पर भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए। सील टूटी मिली है बैलेट पेपर की, ईवीएम की, बैलेट पेपर पहले से खुलवा दिए गए, वो तस्वीरें भी तो हैं। किसने खुलवा दिए? मध्य प्रदेश की तस्वीरें मुझे लगता है देखी नहीं है आपने। नहीं देखी होंगी, क्या है, मैं उस पर बात करूँगा। वो मैं बता दिया मैंने, वो सुनने को तैयार नहीं है उस चीज को। मध्य प्रदेश ने बताया मैंने। ये चुनाव आयोग, इस समय की सब व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के संज्ञान में रहती है, वो अधिकृत रहते हैं, और इसमें यदि कहीं कोई भी दोषी पाया जाएगा तो सरकार उसके साथ निर्णय करेगी, चुनाव आयोग उसका निर्णय करेगा। जब तक दोषी पाए जाएंगे तब तक सरकार बन चुकी होगी। ठीक है शास्त्री जी, ये इस बात को भूल गए। ये जिस प्रकार से इस बार से पहले जिस प्रकार की घटनाएं, हालांकि ईवीएम के बजाय अब ये बैलेट पेपर को दोष देने लगे, कर्मचारियों की और इसकी वीडियो वायरल की जो बात करते हैं, ये केवल चुनावी एक दम और कार्यकर्ता और जनता को अगले एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए करते हैं। इनके अंदर कोई सच्चाई होगी तो चुनाव आयोग इसके अंदर शाम तक स्पष्टीकरण दे देगा। मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि एक भी घटना लोकतंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं कर सकता। ये झूठ के पुलंदे और चुनाव की जो चीजें हैं वो आपके सामने जल्दी चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण देगा। ठीक है कमल जी। वो खुल गए हैं, इसके बारे में ये कहते हैं इन्हें पता ही नहीं, कुछ होगा तो एक्शन होगा। अरे डीसी के ऑर्डर के बिना तो हो नहीं सकता। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग रूम खुल नहीं सकता। बात दूसरी, एक बंदे को आपके पास छलावे के लिए लोगों को एक बंदे को सस्पेंड किया। अगर आपको नहीं पता तो जानकारी अपनी पूरी करके आया करिए, जानकारी पूरी करके आया करिए। आप ईवीएम का भी बता देंगे, ईवीएम की गाड़ियां भी दौड़ती हैं, ईवीएम की गाड़ियां भी दौड़ती हैं। अब आप तो कहिए, मैंने इनको म्यूट कीजिए। शास्त्री जी बीच बीच में नहीं, ठीक है शास्त्री जी बीच बीच में नहीं, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको समय दूंगी, आप अपने समय में बात रखिएगा प्लीज। शास्त्री जी बीच बीच में मत बोलिए। कोई दम नहीं है इनके अंदर, कोई दम नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी शास्त्री जी, मेरी डिबेट में व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। व्यक्तिगत आप टिप्पणी मत करिए, ये आपका आपसी मसला नहीं है, ये डिबेट है और डिबेट में आप मुद्दे की बात करें प्लीज, और बीच बीच में मत डिस्टर्ब करिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है ठीक है कमल जी, आप मुद्दे पर बात करिए जी। इनको चुप करवाइए, इनको म्यूट कीजिए। मैं वो शांत है, वो सुन रहे हैं आपको, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, इन्होंने बताया नेता इनके कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ईडी तो खुद इनकी जो इनकी अंदर कोई ऐसा संस्थान, कानून का राज, सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया। भारत जलाओ पार्टी, बिगेस्ट झूठी पार्टी और भ्रष्ट जुमला पार्टी, कितने विशेषणों से तो इनको नवाजा गया है। नीति की बात करते हैं, ये 90 करोड़, अगर आपने विकास किया तो 90 करोड़ लोगों को अगर आपको अनाज देने की जरूरत पड़ी तो आपने कहाँ विकास किया है? आपकी जनता, आपने क्या बुरा हाल किया हरियाणा में और बाकी प्रदेशों में। आपके मध्य प्रदेश में भी अपना कितना बड़ा घोटाला है, कितने घोटाले हुए हैं। कहीं जहरीली शराब के, कहीं आपके ड्रग्स के, कहाँ सारे पकड़े गए, क्यों नहीं पकड़ा? अडानी का सबसे बड़ा घोटाला कौन मिला हुआ उसमें? क्यों राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई? क्योंकि उन्होंने अडानी जी का मोदी के साथ रिलेशन के साथ सवाल उठाया। इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और बताना चाहूंगी, आपने जनता की सेवा नहीं की। आपने जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ना, उन्होंने स्वयं की सेवा की। मलाई खा रहे हैं
हरियाणा में नौकरियां उनको दी जा रही है किस पेपर लीक करके। और दूसरी बात, तोमर जी की जो कृषि मंत्री हैं, उनकी जो कृषि कर रहे हैं, इतनी बड़ी कृषि मंत्री कृषि कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं कनाडा में 750 एकड़ जमीन में, वो भी गांजा की, उसके बारे में कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसी जो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन, अरे इलेक्शन कमीशन के बाद तो शिकायत दी तो क्या किया उन्होंने? इलेक्शन कमीशन भी आपके अंडर है, रातों रात तो आप बंदे बदल देते हैं। सीबीआई के आलोक वर्मा को हटा के जब राफेल का घोटाला निकलता है तो रातों रात आप अपने बंदे को ले आते हैं मोदी जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कहते हैं आप शरीफ और ईमानदार हैं, जनता नहीं, आप धोखेबाज हैं। आपको ये है हम किसी भी तरह से सत्ता में रहने चाहिए, चाहे हम लोगों को जलाएं, मारें, धोखाधड़ी करें। धोखाधड़ी तो हमने जो जनता के साथ की है वो की है। चलिए ठीक है, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज तो मत लड़िए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, नतीजों का दिन है और कब कहाँ किसकी सरकार बन जाए कुछ पता नहीं है। पूरे तरीके से नतीजे बदल भी सकते हैं, जो रुझान आ रहा है वो भी बदल सकते हैं। आज की बात करते हैं ना कमल जी, पीछे की बात तो होती रहेगी। और बताना चाहूंगी मैडम, मैं भूल गई, लाल डायरी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ना कुछ अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए अग्नि पिक्चर देखी होगी तो अग्निवीर योजना ले आए वो हमारे जो है जवानों के लिए। ठीक है। और अब ये लाल डायरी भी थी उनकी, इसी पिक्चर शायद डाउन में थी, लाल डायरी अगर लाल डायरी कोई थी तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों चुप बैठे? ऐसा तो नहीं है कमल जी, कमल आंडा जी, कमल आंडा जी, कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि उस लाल डायरी का ही राजस्थान में ये नतीजा है कि बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है? अंत नहीं है, आपके घोटालों का कोई अंत नहीं है, आप भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इसीलिए आप बढ़ चढ़ के जो है धौंस के साथ आपको लगता है। अब सुनेगी नहीं कमल जी? केंद्र में जो तानाशाही चल रही है, चैनल पर भी हम तानाशाही चलाएं, वो नहीं चलेगी, मैं नहीं चलने दूंगी की। चलिए ठीक है, सवाल सुन नहीं रही है, अपनी अपनी बात रख रही है कमल जी। आज आप खैर शास्त्री जी, जिस लाल डायरी का जिक्र कमल जी कर रही हैं, उस लाल डायरी का ही लगता है ये नतीजा है कि लगातार बढ़त बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। खैर रुझान है, हो सकता है शाम तक नतीजे पलट भी सकते हैं, लेकिन पलट अगर जाए ये रुझान तो उसके लिए तैयार है बीजेपी? वही जिनके पलटने के लिए है। और जिस प्रकार का जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति के ऊपर अपनी मोहर लगाई है, उससे कांग्रेस ही एक ही नहीं, आप आज किसी चैनल पर देखेंगे वही बौखलाए हुए हैं। और इनकी बौखलाहट का इनको एक दिन पहले पता चल गया, और इस पता चलने के कारण से इस प्रकार के फेक वीडियो, फेक योजनाएं बनाते हैं। इन्होंने तो क्या क्या नहीं किया, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए कमल जी, ना आपको पसंद है ना उन्हें, फिर भी आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जयपुर के अंदर राजस्थान से सरकार से समझौता करते हैं तो अडानी ठीक है, लेकिन जब देश भर में वो काम करता है तो वो मोदी के साथ है। ये दोहरे चरित्र जो है वो कांग्रेस को इस ग्रंथ तक लेके जा रहे हैं। और रही सही कमल आंडा जैसे जो प्रवक्ता है वो पूरी कर देंगे। इनको केवल और केवल बोलने के अलावा कुछ समझ नहीं, जो रच के लाती है या लिख के लाती है उसको बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं, केवल भोपू है। और जिनके अंदर जो आवाज डाल दी जाती है उसको यहाँ बोल दिया जाता है। इनके पास एक वैचारिक इनके पास लाल डायरी को गुम क्यों कर दिया, ये कुछ नहीं चाहते। लाल डायरी को गुम क्यों कर दिया? मुस्कान जी कैसे पागल लोगों के साथ बता देते हैं। शास्त्री जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, ये दोनों का आपसे यह मामला नहीं है, डिबेट है निजी चैनल की, तो आप प्लीज इसका मर्यादा रखें। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं, इसको छोड़ो, ये इस बात से आदत से बात नहीं आती, और इसको छोड़ो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि इनकी अपनी तमीज नहीं है। को जो 2-4 महीने व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मुद्दे पर बात करिए। जब इसको भोपू है तो बोलने के लिए आप दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहेंगे और जनता का समय व्यर्थ हो रहा है। मैं आप दोनों को कह रही हूँ बार बार